आज हम भारत के उस धड़कते दिल की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे हम मानसून कहते हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन विजुअल और रिसर्च सोर्स हैं जो इस पूरे सिस्टम की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि बारिश कैसे होती है, बल्कि उस बड़ी पहेली को सुलझाना है कि कैसे एक मौसमी घटना 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत, उनकी संस्कृति और उनकी अर्थव्यवस्था को तय करती है। और ये बहुत दिलचस्प पहेली है। चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूज करती है, मौसम और जलवायु। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, पर असल में फर्क क्या है? मतलब अगर लगातार 5 साल बहुत गर्म रहे तो क्या वो सिर्फ खराब मौसम है या हमारी जलवायु बदल रही है? ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव है। और वो जो लाइन है ना, वो समय की है। अच्छा। जो जानकारी हमने देखी उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है। मौसम वो है जो आपको बाहर निकलने से पहले खिड़की से बाहर दिखता है। जलवायु वो है जिसके आधार पर आप अपनी अलमारी में कपड़े खरीदते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। है ना? मौसम बहुत शॉर्ट टर्म है। आज सुबह धूप, शाम को बारिश, ये घंटों में बदल सकता है। लेकिन जलवायु वो एक लंबी कहानी है, कम से कम 30 सालों का औसत। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 5 गर्म साल एक चिंताजनक ट्रेंड है, पर जब ये पैटर्न दशकों तक बना रहता है तब वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ, अब जलवायु बदल रही है। ठीक है, तो जलवायु एक लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी है और मौसम उसका रोज का मूड। एकदम सही पकड़ा आपने। तो फिर किसी जगह की पर्सनालिटी यानी उसकी जलवायु किन चीजों से तय होती है? सोर्स में 6 कारकों की एक लिस्ट है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत के लिए इनमें से अनसंग हीरो कौन है? अनसंग हीरो। हाँ, वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा बड़ा रोल निभाता है? ये देखने का एक बेहतरीन नजरिया है। वो 6 कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवनें, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और जमीन की बनावट। राइट। सब अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन अगर भारत के लिए किसी एक MVP मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुनना हो तो वो बिना किसी शक के जमीन की बनावट है, और उसमें भी खास तौर पर हिमालय। हिमालय, मुझे लगा था कि समुद्र से दूरी या ऐसा कुछ होगा। देखिए, अक्षांश के हिसाब से यानी भूमध्य रेखा से दूरी के हिसाब से दिल्ली और काहिरा या शंघाई लगभग एक ही लाइन पर हैं। पर क्या दिल्ली में वैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हिमालय की वजह से। तो आप कह रहे हैं कि अगर हिमालय न होता तो दिल्ली का मौसम मध्य एशिया जैसा होता, बर्फीली सर्दियां, सूखी हवा। बिल्कुल। ये तो भारत के नक्शे को देखने का मेरा नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये तो एक विशाल क्लाइमेट शील्ड है। बिल्कुल। हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा है जो आर्कटिक और साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। यही वो गेम चेंजर है जो कर्क रेखा के उत्तर में होने के बावजूद उत्तर भारत को रहने लायक बनाता है। कमाल है। तो हाँ, ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि हमारी जलवायु का रक्षक है। कमाल है। तो हमने स्टेज तैयार कर लिया है, हिमालय हमारी ढाल है। अब हवाओं के इस जटिल खेल को समझते हैं। सोर्स में कोरियोलिस बल और जेट धाराओं जैसे भारी भरकम शब्दों का जिक्र है। इन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं। जरूर। कोरियोलिस बल को ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक घूमते हुए रिकॉर्ड प्लेयर पर एक कंचे को सीधी रेखा में लुढ़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सीधा जाएगा? नहीं, वो मुड़ जाएगा। हाँ, वो तो घूम जाएगा। पृथ्वी का घूमना भी हवा के साथ ठीक यही करता है। ये कोई असली धक्का नहीं है, बल्कि घूमती हुई धरती पर सीधी चलती हुई हवा का एक नतीजा है जो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर मोड़ देता है। अच्छा, और जेट धाराएं? बहुत ऊंचाई पर तूफानी रफ्तार से बहने वाली हवा की नदियां जो पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं और हमारे मौसम के पैटर्न को अपने साथ खींच कर ले जाती हैं। ये कल्पना ही कितनी शानदार है। तो क्या ये नदियां सर्दियों में भी हमारे लिए कुछ लाती हैं? सोर्स में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जीवात है। हाँ, ये सर्दियों के वो मेहमान हैं जिनके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं। ये असल में भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाले तूफान हैं। भूमध्य सागर? वो तो बहुत दूर है। बिल्कुल। जेट धाराएं यानी आसमान की वो तेज नदी इन्हें अपने बहाव में पकड़कर हजारों किलोमीटर दूर भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों तक ले आती है। अरे वाह! यही वो सिस्टम है जो सर्दियों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश और हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी लाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई लोकल बारिश नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। और सोर्स में इसे महावत कहा गया है, जो रबी की फसलों के लिए अमृत है। बिल्कुल।
मतलब ये सीधे सीधे हमारी थाली में रखी रोटी की कीमत पर असर डालता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है जो लाखों किसानों की साल भर की मेहनत का भविष्य तय करती है। और ये मॉनसून के उस बड़े पैटर्न का ही एक छोटा हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे हवा और पानी का खेल हमारी जिंदगी से जुड़ा है। ठीक है, तो सर्दियों के मेहमान की बात हो गई, पर मॉनसून के आने से ठीक पहले गर्मियों में एक अजीब सा माहौल बनता है। सोर्स में लू, काल बैसाखी और आम्र वर्षा का जिक्र है। ये मॉनसून के ट्रेलर की तरह है क्या? ट्रेलर शब्द बिल्कुल सही है। ये मॉनसून के आने की आहट है। हाँ। लू तो उत्तर भारत में रहने वाले हर इंसान का जाना पहचाना अनुभव है। वो गरम थप्पड़ जैसी हवा जो मई जून ने सब कुछ झुलसा देती है। उफ, हाँ। फिर आता है काल बैसाखी, नाम में ही काल है। ये पश्चिम बंगाल में गरज और तूफान के साथ होने वाली तेज बारिश है जो कभी कभी तबाही लाती है, लेकिन चाय और जूट के किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। अच्छा, तो ये दोनों काम करती है। हाँ, और फिर दक्षिण में केरल और कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा। ये वो पहली फुहारें हैं जो आम की फसल को जल्दी पकने में मदद करती हैं और पूरे क्षेत्र में एक मीठी उम्मीद भर देती हैं। तो हमने स्टेज सेट कर लिया, ट्रेलर भी देख लिए, अब मुख्य शो शुरू कैसे होता है? वो कौन सा स्विच है जो आखिरकार मानसून के इस विशाल इंजन को चालू कर देता है? जानकारी में कहा गया है कि स्थल और जल के तापमान का अंतर ही इसका मुख्य इंजन है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होगा। है तो ये आसानी, पर इसका स्केल बहुत बड़ा है। अच्छा। गर्मियों में भारत की जमीन एक विशाल तवे की तरह तपती है। इससे उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक विशाल लो प्रेशर एरिया, मतलब हवा का एक खालीपन बना देती है। ठीक है। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में मस्कैरिन हाई नाम का एक बहुत बड़ा और स्थिर हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। इसे एक विशाल पंप की तरह समझिए। एक पंप। हाँ। और प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती, तो ये हाई प्रेशर वाला पंप नमी से लबालब हवाओं को भारत के उस लो प्रेशर वाले खालीपन की ओर धकेलना शुरू कर देता है और बस शो शुरू हो जाता है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि अफ्रीका के पास समुद्र में हवा का एक विशाल ढेर बनता है जो भारत की गर्मी से बने खालीपन को भरने के लिए दौड़ता है। बिल्कुल, यही इसका कोर मैकेनिज्म है। ये तो अद्भुत है, पर मैंने सुना है कि कभी-कभी ये सिस्टम फेल हो जाता है। अल नीनो का नाम विलेन की तरह आता है। हाँ, अल नीनो इस कहानी का दूर देश में बैठा वो विलेन है जो पूरा खेल बिगाड़ सकता है। कैसे? दूर पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में समुद्र का पानी कुछ डिग्री गर्म हो जाता है। ये एक मामूली सी घटना लगती है ना? हाँ, लगती तो है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है कि ये पूरी दुनिया के वायु दाब के पैटर्न को बदल देती है। ये भारत के ऊपर बनने वाले लो प्रेशर को कमजोर कर देता है और मस्कैरिन हाई वाले पंप की हवा भी छीन लेता है। ओह! नतीजा, मॉनसून की हवाएं भारत तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं और यहाँ सूखे की नौबत आ जाती है। ये कनेक्शन तो अविश्वसनीय है कि पेरू के तट का तापमान राजस्थान में सूखे का कारण बन सकता है। ये दिखाता है कि हमारी पृथ्वी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। खैर, मान लेते हैं कि अल नीनो परेशान नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है। तब मॉनसून का प्रस्फोट होता है। ये शब्द किसी धमाके जैसा लगता है। और ये एहसास में भी कुछ वैसा ही होता है। महीनों की भीषण गर्मी और इंतजार के बाद जब मॉनसून की पहली हवाएं पहुंचती हैं तो वो रिमझिम फुहारों के साथ नहीं आती। तो फिर वो गरजते बादलों, कड़कती बिजली और कई दिनों तक लगातार चलने वाली मूसलाधार बारिश के साथ आती हैं। इसी जोरदार और नाटे की शुरुआत को मानसून प्रस्फोट या बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। ये आमतौर पर जून के पहले हफ्ते में केरल के तट से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर छा जाता है। ठीक है, मानसून आ गया, उसने पूरे देश को तरबतर कर दिया, लेकिन फिर इसकी वापसी कैसे होती है? क्या ये उसी नाटकीय ढंग से वापस जाता है जैसे आता है? नहीं, इसकी वापसी बहुत शांत और धीमी होती है। सितंबर के बाद जब सूरज दक्षिण की ओर जाने लगता है तो भारत की जमीन ठंडी होने लगती है। तो वो लो प्रेशर वाला चुंबक कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल। अब हवा की दिशा उलट जाती है और मॉनसून धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। इसे मॉनसून की वापसी कहते हैं, लेकिन इस वापसी का समय बहुत अजीब होता है। हाँ, सोर्स में कार्तिक मास की ऊष्मा या अक्टूबर हीट का जिक्र है। अरे, तो उत्तर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है। हाँ, बिल्कुल। ओ चिपचिपी उमस भरी गर्मी जब बारिश खत्म हो चुकी होती है,
पर हवा में नमी इतनी होती है कि दिन में 3 बार नहाने का मन करता है। ये गर्मी की लू से भी ज्यादा परेशान करने वाली होती है। एकदम सही। आसमान साफ होता है, जमीन में नमी होती है और सूरज की तेज धूप उस नमी को भाप बनाकर हवा में भर देती है। यही उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता मिलकर वो असहनीय उमस पैदा करते हैं, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। और यही मॉनसून के जाने का संकेत है। हाँ, यही उसका संकेत है। अब एक बड़ा सवाल, क्या पूरे भारत में एक जैसी बारिश होती है? क्योंकि मुंबई में मेरा अनुभव दिल्ली में रहने वाले मेरे दोस्त के अनुभव से बिल्कुल अलग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही भारत की विविधता दिखती है। एक तरफ मेघालय का मौसिनराम है, जहां इतनी बारिश होती है कि वो दुनिया का सबसे नम स्थान है, सबसे ज्यादा बारिश। हाँ। और दूसरी तरफ उसी देश में लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान और राजस्थान का गर्म रेगिस्तान है, जहां साल भर में 10 सेंटीमीटर बारिश भी नहीं होती। इतना फर्क? हाँ, पहाड़ों की स्थिति, हवा की दिशा, समुद्र से दूरी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि पानी कहाँ बरसेगा और कहाँ नहीं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने हवाओं के खेल, दूर देश के विलन और आसमान की नदियों की बात की। जब हम इन सब वैज्ञानिक टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखती है। मानसून को एकता का परिचायक या एक यूनिफाइंग फोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ भूगोल या विज्ञान नहीं है, ये भारत का जीवन चक्र है। जीवन चक्र? हाँ, सोचिए, किसान का पूरा साल, कब जुताई होगी, कब बुआई, कब कटाई, सब मानसून के कैलेंडर पर तय होता है। सही बात है। हमारे त्योहार जैसे तीज, ओणम, बारिश और हरियाली के जश्न हैं। शहरों में पीने के पानी से लेकर बिजली बनाने वाले बांधों तक सब मानसून के रहमो करम पर हैं। ये एक ऐसी लय है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति के इंसान को एक ही आर्थिक और भावनात्मक धागे में पिरोती है। वाह! जब मानसून अच्छा होता है तो पूरा देश मुस्कुराता है। जब ये रूठता है तो पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें होती हैं। यही वो शक्ति है जो इस विशाल और विविध देश को एक बनाती है। तो मानसून सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की धड़कन है। एक ऐसी शक्ति जो इस विविधता से भरे देश को एक लय में पिरोती है। बिल्कुल सही। आज हमने समझा कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क है, कैसे हिमालय हमारी जलवायु का अदृश्य रक्षक है, कैसे आसमान की नदियां सर्दियों में बारिश लाती हैं और कैसे मेडागास्कर के पास का एक पंप और पेरू के पास का गर्म पानी भारत में मानसून के पूरे खेल को नियंत्रित करता है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हाँ, ये एक सच्चाई है। तो मॉनसून के इस बेहद नाजुक संतुलन पर, हाई और लो प्रेशर के इस महीन खेल, अल नीनो जैसी समुद्री धाराओं के पैटर्न पर इसका क्या असर पड़ सकता है और एक ऐसे देश के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं जिसका पूरा सांस्कृतिक और आर्थिक ताना बाना इतनी गहराई से मॉनसून की इसी लय पर निर्भर करता है।